दिसंबर 1990 इराक ईरान वॉर में भारी कर्जे में डूबने के बाद सद्दाम इस कर्जे से मुक्ति पाने के लिए 3 लाख लड़ाकों के साथ सऊदी अरेबिया के बॉर्डर पे खड़ा था और किसी भी वक्त हमला कर सकता था। अगर सऊदी तेल के खजाने इस सिरफिरे तानाशाह के हाथ लग गए तो ये इतना पावरफुल बन जाएगा कि अमेरिका की भी नाक रगड़वा देगा और पता नहीं दुनिया को किस हद तक बर्बादी की तरफ धकेल देगा। अटैक अब किसी भी वक्त हो सकता था और सऊदी किंग फाहद को तबाही बड़ी तेजी से अपनी ओर आती हुई दिखाई दे रही थी। इसी कारण किंग फाहद बहुत घबराए हुए थे कि तभी अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन को धूल चटाने वाला लादेन किंग से मिलने आता है और दोनों के बीच बातचीत होती है। लादेन, मेरे होते हुए किस चीज की फिक्र है? अल्लाह की इस पाक जमीन पे सद्दाम को भटकने भी नहीं दूंगा। किंग फाहद, पता भी है वो कौन है? ईरान और कुवैत को उसने तहस नहस कर दिया। लादेन, आप मुझे फिर जानते नहीं हैं। 3 महीने का समय दीजिए, मैं 3 लाख सैनिकों की फौज आपके सामने खड़ा कर दूंगा। किंग फाहद, अगर उसने केमिकल वेपन्स यूज की तो क्या करोगे? लादेन, इस नेक कर्म में अल्लाह हमारे साथ है, इसलिए हम सद्दाम का मुकाबला अपने फेथ से करेंगे। लादेन की सिरफिरी बातें सुनकर किंग फाहद की घबराहट और बढ़ जाती है और वो अपने टॉप ऑफिशियल्स के साथ काफी सोच विचार करके फैसला लेते हैं कि सद्दाम से लड़ने के लिए अमेरिकन ही सऊदी धरती पे उतरेंगे। ये खबर सुन लादेन तिलमिला जाता है और सऊदी रॉयल फैमिली के खिलाफ बगावत शुरू कर देता है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता और अंत में 3 लाख अमेरिकन सोल्जर सऊदी धरती पे उतर ही जाते हैं। इससे लादेन को बहुत बेइज्जती महसूस होती है और जिस धरती पे मक्का मदीना है वहां अमेरिकन शराब पिएंगे, बीच पे बिना कपड़ों के लौटेंगे और ये सोच लादेन अंदर ही अंदर आग बबूला होने लगता है। अब लादेन सऊदी किंग के साथ साथ अमेरिका से भी कट्टर दुश्मनी कर लेता है, क्योंकि उस समय तक लादेन ने अल कायदा की स्थापना कर ली थी। इसलिए उसने अल कायदा को अमेरिका के खिलाफ अटैक्स करने का मकसद दिया। 1990 से लेकर 2000 तक 10 सालों में लादेन ने अमेरिका पर कई अटैक किए, बट अभी भी लादेन अमेरिका को एक ऐसा जख्म देना चाहता था जो दहशत की दुनिया में मील का पत्थर साबित हो। तभी लादेन के दिमाग में एक ऐसा आइडिया आता है जो 21वीं सदी की जियोपॉलिटिक्स को 360 डिग्री पलटने वाला था और इसी आइडिया का नतीजा था 9/11 अटैक। सुबह के 4 बजे कंफर्ट इन रूम नंबर 233 में मोहम्मद अट्टा बड़ी जल्दबाजी में अपनी शर्ट के बटन बंद कर रहा है और फोन पर अब्दुल अजीज से कुछ कहता है। अब्दुल इसकी बात सुनते ही हड़बड़ी में अपना सामान पैक करता है और इसी होटल के मेन गेट पे पहुंच जाता है। अट्टा भी अपनी शर्ट के बटन बंद करके अपना सूटकेस उठाकर फटाफट मेन गेट के पास पहुंच जाता है। यहां से दोनों चुपचाप लोगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। सारा अमेरिका सो रहा है, लेकिन ये लोग अमेरिकन्स को भयानक झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। करीब 6:45 पर ये दोनों एयरपोर्ट के बाहर पहुंच जाते हैं और एयरपोर्ट में चेक इन कर लेते हैं। ये एक जगह नहीं बल्कि अमेरिका की अलग अलग जगहों पर सेम पैटर्न घट रहा है। 2 लोग होटल से निकलते हैं और फिर टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ निकल जाते हैं। अमेरिका इस डरावने पैटर्न से अनजान था और रोज की तरह अमेरिकी राष्ट्रपति मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाते हैं। बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगते हैं और सड़कों पे रोज की तरह चहल पहल शुरू हो जाती है। अब 7 बजने को आए थे। अब प्रेसिडेंट को मॉर्निंग वॉक के बाद CIA से ब्रीफिंग मिलती है, जिसमें इजराइल पैलेस्टीन इशू के अलावा कोई चिंताजनक बात सामने नहीं आती है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रेसिडेंट से मजाक में कहते हैं, आज का दिन आसान रहने वाला है। अमेरिका अब सुबह के सूरज के साथ उठ तो गया था, लेकिन ये नहीं जानता था कि जैसे जैसे सूरज आसमान में चढ़ता जाएगा वैसे वैसे कुछ लोग अमेरिकी नागरिकों को दर्दनाक मौत की नींद सुलाते जाएंगे। इन लोगों का सरगना है
मोहम्मद अट्टा और लादेन के ये 19 आतंकवादी अमेरिका के अलग अलग एयरपोर्ट्स में अपने खूनी इरादे पूरे करने के लिए घुस गए थे। 7:45 फ्लाइट 11 लोगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अपने पैसेंजर्स का इंतजार कर रही है। थोड़ी देर में एक एक कर 71 पैसेंजर्स फ्लाइट में घुस जाते हैं। इन्हीं यात्रियों में एक 8 साल की छोटी बच्ची भी है जो आज पहली बार जहाज में बैठी है। वह अपने माता पिता के साथ बड़ी उछल कूद मचाते हुए अपनी सीट पे बैठ जाती है। इसी फ्लाइट में अट्टा और उसके 4 साथी भी नजर चुराते हुए चुपचाप अलग अलग सीट पे बैठ जाते हैं। सारे यात्री अपनी अपनी सीट्स पे बैठ चुके थे और पायलट टेक ऑफ के लिए प्लेन को रनवे पे भगाने लगता है। 8 बजे फ्लाइट 11 लोगन एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर लॉस एंजलिस की तरफ उड़ान भर लेती है। प्लेन अब पूरी तरह हवा में था और सारे यात्री अपनी सीट बेल्ट खोल देते हैं और आराम से बैठ जाते हैं। कोई अखबार पढ़ने लगता है, कोई खिड़की से आ रही सूरज की किरणों को महसूस करने लगता है और ये छोटी बच्ची आसमान से अमेरिका की उन ऊंची इमारतों को देख खिलखिलाने लगती है। काश ये गर्मजोशी का माहौल हमेशा रहता, लेकिन कुछ लोगों को ये शांति हजम नहीं हुई। प्लेन को उड़ाते हुए लगभग 20 मिनट हो चुके थे। तभी सीट 2A पर बैठे एक आदमी ने एयर होस्टेस से कोल्ड ड्रिंक मांगता है। एयर होस्टेस कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है जो ज्यादा ठंडी नहीं थी। इस कारण वो आदमी भड़क जाता है और बहस शुरू कर देता है। एयर होस्टेस उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वो प्लेन में माहौल बिगाड़ देता है और जहाज के सारे यात्रियों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। ये शोर शराबा सुन वो छोटी बच्ची थोड़ी सी डर जाती है और अपनी माँ से चिपक कर बैठ जाती है। ये बहस अभी चल ही रही होती है कि एक पैसेंजर अपनी सीट से उठकर अपनी जेब से नुकीली चीज निकालता है और पीछे से एयर होस्टेस की कमर में घोंप देता है। ये दृश्य देख प्लेन में मौजूद हर इंसान हक्का बक्का रह जाता है और इतने में ही 2 और आदमी अपनी सीट से उठते हैं और हाईजैक चिल्लाते हुए पूरे प्लेन में पेपर स्प्रे कर देते हैं। सभी अपनी आंखें मसलने लगते हैं कि तभी अट्टा अपनी सीट से उठ कॉकपिट की तरफ चलने लगता है। पैसेंजर्स डरे हुए हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि हाईजैकर्स सरकार से कुछ शर्तें मनवाना चाहते होंगे और फिर उन्हें छोड़ देंगे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि इनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना है। तभी अट्टा कॉकपिट में घुस जाता है और दोनों पायलट्स की गर्दन अपने चाकू से रौंद देता है। अब प्लेन अट्टा चला रहा था और वो रेडियो सिग्नल बंद करके प्लेन को 100 डिग्री लेफ्ट में मोड़ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ ले जाता है। प्लेन के अचानक मुड़ने से सभी डर के मारे चीखने लगते हैं कि तभी ये 4 आतंकवादी नकली हैंड ग्रेनेड निकाल लेते हैं और सबको धमकी देते हैं कि शांत हो जाओ, वरना हवा में प्लेन के चीथड़े कर देंगे। अचानक सिग्नल बंद होने से एयरपोर्ट अथॉरिटीज को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन दुनिया के सबसे पावरफुल देश में प्लेन हाईजैक जैसी चीज उनके दिमाग में दूर दूर तक नहीं होती है और उनकी ये गलती सारे पैसेंजर्स को मौत की तरफ धकेल देती है। अट्टा प्लेन को बहुत तेजी से नीचे उतारने लगता है। सारे पैसेंजर्स हैरान थे कि बादलों से सीधा हम बिल्डिंग्स के पास उड़ रहे हैं। देखते ही देखते प्लेन बिल्डिंग्स के बहुत ही ज्यादा करीब से उड़ रहा है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये तो बिल्कुल नहीं कि उनकी मौत उनसे 10 मिनट दूर खड़ी है। वो छोटी बच्ची खिड़की में देखते हुए अपनी माँ से डरती डरती कहती है, मॉम, बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स। इसके अलावा वो कुछ बोल पाती ठीक 8:46 पे फ्लाइट 11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर में क्रैश कर दी जाती है। इसके साथ ही बेवजह ये छोटी बच्ची और ये बेकसूर लोग दर्दनाक मौत का शिकार हो जाते हैं। अमेरिका में ये खबर आग की तरह फैल जाती है, लेकिन सभी इसे एक एक्सीडेंट समझते हैं। अमेरिकन इस न्यूज़ पर दुख मनाते हैं और अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये एक साधारण सा दिखने वाला एक्सीडेंट नहीं, बल्कि विनाश की शुरुआत है जो आज इतनी लाशें बिछा देगा कि अमेरिका के कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ जाएगी। दरअसल पहले प्लेन क्रैश के बाद कुछ ऐसा हुआ कि लोग जानबूझकर बिल्डिंग से कूदने लगे और कुछ लोग जिंदा ही आग में झुलसने लगे। हुआ ये कि जिस वक्त नॉर्थ टावर में प्लेन क्रैश हुआ उस वक्त फ्लाइट 175 जो लोगन एयरपोर्ट से लॉस एंजलिस की तरफ जा रही थी, उसमें भी कुछ अजीब घटता है। प्लेन का रेडियो अचानक बंद हो जाता है और थोड़ी देर बाद ये प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ मुंह मोड़ लेता है। दरअसल एक और प्लेन इन निर्दयी आतंकवादियों के हाथ लग गया था। 17 मिनट बाद
ये फ्लाइट 175 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर में घुसा देते हैं। ये क्रैश पिछले से भी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि फर्स्ट क्रैश को एक्सीडेंट समझने के कारण न्यूयॉर्क में कामकाज बाकी दिनों की तरह चल रहा था। इसलिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इसी कारण दूसरे क्रैश में और ज्यादा लोग बिल्डिंग में फंस जाते हैं। अब सब समझ जाते हैं कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि कुछ बड़ा और भयानक हो रहा है। खबर आने लगती है, अमेरिका इज अंडर अटैक। ये सुनकर अमेरिकन्स के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हाहाकार मच जाता है। न्यूयॉर्क की सड़कों पे पुलिस और फायर ब्रिगेड के सायरन गूंजने लगते हैं और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है। नीला आसमान धुएं के काले बादलों से घिर चुका है और सड़कें लोगों की चीखों से। फायर फाइटर्स और पुलिस वाले अपनी जान की भी परवाह न करते हुए जलती हुई बिल्डिंग्स में घुस जाते हैं। आग की लपटों में घुसकर वो जितने हो सकता है उतने लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक और डरावना दृश्य सबकी आंखों में कैद हो जाता है। बिल्डिंग के 100 नंबर फ्लोर से एक आदमी नीचे गिरता दिखाई दे रहा है। इसके बाद एक के बाद एक कई और लोग बिल्डिंग से नीचे गिरते दिखाई देते हैं। अब यहाँ किसी को कुछ समझ नहीं आता। दरअसल प्लेन जिस फ्लोर पे क्रैश हुआ था उसके ऊपर से सारे फ्लोर्स का रास्ता आग के कारण बंद हो गया है और धुएं के कारण हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू नहीं किया जा सकता था। इसलिए लोगों ने आग में जिंदा झुलसने से अच्छा बिल्डिंग से कूदकर मरना आसान समझा। यहाँ न्यूयॉर्क में मौत का हाहाकार मचा हुआ है और हर पल कोई ना कोई अपने परिवार का सदस्य खो रहा है। अमेरिकन्स पहले ही इतना कुछ झेल रहे हैं, लेकिन जो अब घटता है उसके सामने ये सब फीका पड़ जाता है। 9:30 के करीब न्यूज चैनल्स पे एक और खबर आती है कि फ्लाइट 77 और 93 भी हाईजैक हो चुकी है। इस समय तक अमेरिकन एयर स्पेस पूरी तरह बंद कर दी गई और एयरफोर्स को एक्टिवेट कर दिया जाता है। एयरफोर्स को ऑर्डर है कि हाईजैक प्लेन को देखते ही तबाह कर दिया जाए। फ्लाइट 77 ने अपना रुख जहां यूएस प्रेसिडेंट और सीनियर मिनिस्टर रहते हैं, यानी कि वॉशिंगटन डीसी की तरफ कर लिया। अब अमेरिकन एयरफोर्स भी रफ्तार बढ़ाती है और सब टीवी को नजर टिका के देखने लगते हैं। अचानक प्लेन एक बार फिर डायरेक्शन चेंज करता है और पेंटागन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। एयरफोर्स ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही फ्लाइट 77 पेंटागन में 850 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्रैश कर दी जाती है और 180 फौजियों का जीवन कुर्बान हो जाता है। हर क्रैश के बाद अमेरिकन्स को लग रहा था कि शायद ये तबाही का तूफान अब थम जाएगा, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर है। लोगों को बचाने की सारी कोशिशें एक झटके में फेल हो जाती हैं। जब 10 बजे आग के कारण साउथ टावर रेत के महल की तरह कोलैप्स कर जाता है। अंदर जितने भी लोग फंसे थे उनकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। दोस्तों, यहाँ न्यूयॉर्क में लोगों का हौसला कमजोर पड़ता जा रहा है, लेकिन न्यूयॉर्क से दूर कुछ लोग हैं जिन्हें घुटने टेकना मंजूर नहीं है। चौथा हाईजैक प्लेन जो सुबह थोड़ा लेट टेक ऑफ कर पाया था, उसके पैसेंजर्स को पता चल चुका है कि ये हाईजैकर्स क्या करने वाले हैं। अब तक हाईजैकर्स ने जो किया उसकी उम्मीद अमेरिकन्स को नहीं थी, लेकिन अब जो अमेरिकन्स ने किया उसने इन आतंकवादियों के होश उड़ा दिए। ये पैसेंजर्स इन जल्लादों के आगे जिंदगी की भीख मांगने की बजाय इनसे लड़ने का फैसला करते हैं और पूरा जोर लगाकर कॉकपिट पे धावा बोल देते हैं। पैसेंजर्स का जोश देख हाईजैकर्स के अंदर से जिहाद का भूत अचानक गायब ही हो जाता है और हड़बड़ाहट में प्लेन को एक खेत में क्रैश कर देते हैं। इस क्रैश में कोई भी जिंदा नहीं बचा, लेकिन पैसेंजर्स का हौसला आज भी लोगों के दिलों में मिसाल बनकर जिंदा है, क्योंकि इस प्लेन को और कोई नहीं यूएस कैपिटल बिल्डिंग में क्रैश करवाया जाना था, जो दूसरे शब्दों में यूएस पार्लियामेंट भी कह सकते हैं। इन पैसेंजर्स की बहादुरी ने इतना बड़ा अटैक होने से रोक लिया, ये अच्छी खबर थी, लेकिन सभी पैसेंजर्स को बलिदान देना पड़ा। चारों हाईजैक प्लेन तो क्रैश हो गए थे, लेकिन इन 19 आतंकवादियों ने जो तबाही अमेरिका में मचाई थी वो हद से ज्यादा थी। आज अमेरिका ने करीब 3000 मासूमों को खो दिया और हजारों फैमिलीज ने अपना कोई ना कोई सदस्य भी खो दिया। यहाँ तक कि आग से उठने वाले धुएं से करीब 18,000 लोगों को बीमारियां हुई। जान के नुकसान के साथ 9/11 ने अमेरिका की इकोनॉमी को भी गहरी चोट मारी। न्यूयॉर्क में करीब 4 लाख जॉब की कमी बन गई और कई बिलियन की इकोनॉमी को झटका लगा। दोस्तों, अमेरिका इसके बाद शांत नहीं बैठा, जो कि बैठना भी नहीं चाहिए। अमेरिका ने अल कायदा और ओसामा बिन लादेन को पूरी तरह तबाह करने का प्रण ले लिया।
साथ ही नाटो का आर्टिकल 5 भी एक्टिवेट कर दिया, जिसके हिसाब से सभी नाटो कंट्रीज अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान में अलकायदा पर भूखे शेर की तरह कूद पड़ी। 9/11 के करीब 4 महीने बाद दिसंबर तक अमेरिका ने अफगानिस्तान से तालिबान को उखाड़ फेंका और लादेन को पागलों की तरह ढूंढने लगी। लेकिन अमेरिका ने जैसा प्लान किया था, लादेन को पकड़ना उतना आसान नहीं रहा, क्योंकि लादेन को पकड़ने में करीब 10 साल लग गए। बाकी आप बताइए, सिनेमैटिक स्टाइल में नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना पसंद करेंगे? साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद।